भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इंटरनेशनल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है समुद्रीय विधि पर चार अभिसाम्यों का वर्णन करना। जो समुद्री विधि है उसके हमें जो चार अभिसाम्यों है उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। सबसे पहले हम लोग हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हाईलाइटर ही अगर फिर हेडिंग्स वेडिंग्स में तो पता ही लगेगा। समुद्री विधि पर क्या होता है, चार अभिसाम्यों का वर्णन हमें करना है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए। ठीक है, समुद्रीय विधि पर चार जिनेवा अभिसाम है। जो एक चार जिनेवा अभिसाम है जो 1958 में हुए थे, वो कौन कौन से थे कि समुद्री कानून जिसे लॉ ऑफ द शीज कहते हैं, उस पर 1958 के जिनेवा कन्वेंशन अभिसामय अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग जिसे आईएलसी के संहिताबद्ध कोडिफिकेशन प्रयासों का परिणाम थे। ठीक है, जो समुद्री कानून थे, ये अभिसामय समुद्री क्षेत्राधिकार यानी जुरिडिक्शन के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग संधियों में विभाजित करते थे। कौन कौन से थे ये चार अभिधान नीचे दिए गए हैं, भाई देख लो। प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित जो क्षेत्र पर अभिधान यानी कन्वेंशन ऑन द टेरिटोरियल सी एंड द कंटीजियस जोन, यह अभिधान जो थे तटवर्ती राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और निकटतम समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करता है। यह जो अभिधान है तटवर्ती राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण और जो निकटतम समुद्री क्षेत्र उनको क्या करता था, परिभाषित करता है। प्रादेशिक समुद्र क्या होते हैं, टेरिटोरियल सी अवधारणा इसकी देख लो। इसने तटवर्ती राज्य को अपने आधार रेखा यानी कि जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, जो 12 नॉटिकल मील तक अपने समुद्र को पर पूर्ण संप्रभुता का अधिकार दिया है। प्रादेशिक समुद्र ने क्या करा है, इसने अपने जो तटवर्ती राज्य है उसकी जो एक आधार रेखा होगी, उसकी बेस लाइन से 12 मील नॉटिकल यानी 12 नॉटिकल जो मील तक जितना भी अपने समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता सॉवरेंटी का अधिकार दिया इसने। और निर्दोष मार्ग इंसर्ट पैसेज क्या कहते हैं कि संप्रभुता के बावजूद, सॉवरेंटी के बावजूद भी इसने विदेशी जहाजों के लिए प्रादेशिक समुद्र में निर्दोष मार्ग के अधिकार को सुनिश्चित किया। अनक्लॉज 1982 में विस्तृत है। सीमा विवाद देखते हैं, यानी 1958 का अभिसाम है प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई पर कोई सहमति बनाने में विफल रहा। मतलब अभिसाम का जो प्रादेशिक समुद्र की जो चौड़ाई ना, अपना लंबाई तो बता दी इतनी दूर तक, लेकिन जो उसकी चौड़ाई सीमित करने में या बनाने में वो कह रहा विफल रहा, की कोई सहमति बनाने में विफल रहा। लेकिन इसने तटवर्ती राज्य के संप्रभु अधिकारों की नींव रखी। लेकिन इसने क्या करा, जो तटवर्ती राज्य होते हैं उनके संप्रभु अधिकारों की कारक भी नींव रखी इस वाले कन्वेंशन में, अभिसाम में। जिनेवा में सन्निहित क्षेत्र या कंटीजियस जोन क्या होते हैं, इनकी चौड़ाई देखते हैं। इसने सन्निहित क्षेत्र की चौड़ाई को आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक सीमित कर दिया। यह बाद में अनक्लॉज 1982 में 24 नॉटिकल मील तक बढ़ा दिया गया। पहले 12 नॉटिकल मील तक कर दिया था इसकी सन्निहित क्षेत्र की चौड़ाई, लेकिन बाद में जब अनक्लॉज 1982 आया, पहले 1982 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ तो उसको 12 से हटा के उसको दुगना कर दिया गया, 24 नॉटिकल मील तक बढ़ा दिया गया। उद्देश्य यह था कि तटवर्ती राज्य को इस क्षेत्र में सीमा शुल्क, राजकोषीय, फिस्कल, आव्रजन, इमिग्रेशन या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन कर रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण करने की अनुमति दे दी गई कि आप जैसा भी ये पर्टिकुलर चार टॉपिक्स में आप अपने भी अपना इंटीग्रेशन कर सकते हो, उन चीजों पे कंट्रोल ले सकते हो। ठीक है, कुछ समुद्र पर अभिसाम्य क्या होते हैं, कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। हाई सीज पे कौन सा अभिसाम्य है, यह अभिसाम्य उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होता है। यह जो अभिसाम्य है वो उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होता है जो किसी भी राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। यह उन समुद्रों पर लागू होता है जो किसी भी राज्य के क्षेत्र या किसी भी देश का उन पर अधिकार नहीं है। आज के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक समुद्र के बाहर है। ठीक है, मूल सिद्धांत है कि इसने उच्च समुद्र की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ द हाई सीज के सिद्धांत को संहिताबद्ध किया था। स्वतंत्रताएं यह थी कि यह स्वतंत्रताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं निम्नलिखित थी कि नेविगेशन की इसमें स्वतंत्रता दे दी गई थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, ये फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट। मछली पकड़ने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फिशिंग। और पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ले सबमरीन केबल्स एंड पाइपलाइन। ये सब की दी थी, इसमें स्वतंत्रता दे दी गई थी। राज्य का ध्वज क्षेत्राधिकार क्या होता है, फ्लैग स्टेट्स जुरिडिक्शन। यह स्थापित किया कि उच्च समुद्र पर एक जहाज केवल उस राज्य के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है जिसका ध्वज वह वहन करता है, या ध्वज राज्य जिसे हम लोग कहते हैं। जो ध्वज लगा होगा वही उसका वहन करता है, उसी का क्षेत्राधिकार था वो देखता है। समुद्री डकैती पायरेसी क्या होती है, इसने समुद्री डकैती और दास व्यापार के दमन जैसे सप्रेशन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य किया है। मछली पकड़ने और उच्च समुद्र के जीवित संसाधनों का संरक्षण और अभिसाम्य क्या होता है, यानी कन्वेंशन ऑन फिशिंग एंड कन्वेंशन ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द हाई सीज। वो क्या होता है, यह अभिसाम्य समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रयास था जिनेवा कन्वेंशन में।
इसमें संरक्षण का क्या दायित्व दिया गया? इसमें यह दिया गया कि इसने सभी राज्यों पर समुद्री संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग, रेशनल यूटिलाइजेशन और संरक्षण के उपाय करने का दायित्व डाला। दो राज्यों के बीच विवाद देखें तो यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं, या दो या दो से जो अधिक राज्य हैं वो एक ही क्षेत्र में क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं, तो उन्हें संरक्षण के लिए एक साथ काम करना होगा। तो उन्हें क्या करना होगा? संरक्षण के लिए एक साथ काम करना होगा। वैज्ञानिक आधार देखते हैं तो संरक्षण के उपायों को लागू करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यानी संरक्षण के उपायों को क्या करने के लिए? लागू करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होने की आवश्यकता पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। महाद्वीपीय जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है, इन्हें कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, उसकी महाद्वीपीय शेल्फ का अभिसामय देख लो, कन्वेंशन देख लो। तो अभिसामय ये था, कन्वेंशन ये था महाद्वीपीय शेल्फ का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, कि कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने वाला क्या था? पहला क्या बन गया? कानूनी स्पष्ट करने वाला पहला वाला यह अभिसामयक सबसे सफल माना गया। यह विशेष रूप से अपतटीय, यानी क्या होता है? अपतटीय तेल और गैस की खोज के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। जो अपतटीय खोज होती है, तेल होता है, उस गैस की खोज के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। तटवर्ती राज्य का अधिकार देखते हैं। तटवर्ती राज्य का अधिकार देखें तो इसने तटवर्ती राज्य को महाद्वीपीय शेल्फ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे खनिज, तेल, गैस और समुद्र तल के जीव की खोज और शोषण के लिए संप्रभु अधिकार, सॉवरेन राइट्स दिए। और शेल्फ की परिभाषा देखें तो इसने महाद्वीपीय शेल्फ को समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक या जहां तक शोषण संभव हो उस सीमा तक परिभाषित किया। यह परिभाषा बाद में अनक्लॉज 1982 में क्या कर दी गई? बदल दी गई। इसने क्या करा? महाद्वीपीय शेल्फ के जो समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक या जहां तक शोषण संभव हो सकता है उस सीमा तक को परिभाषित कर दिया। यह परिभाषा बाद में अनक्लॉज 1982 में बदल दी गई। और जल स्तंभ जो होता है कि स्थिति, स्टेटस ऑफ द वाटर कॉलम की, इसने स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय शेल्फ पर तटवर्ती राज्य के अधिकारों का प्रयोग शेल्फ के ऊपर के जल स्तंभ यानी वाटर कॉलम या वायु क्षेत्र की कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। यह जल स्तंभ उच्च समुद्र के नियमों के क्या रहता है? अधीन रहता है। सीमांकन या डिलिमिटेशन देखते हैं, जहां आसपास के या आमने सामने के राज्यों के महाद्वीपीय शेल्फ ओवरलैप होते हैं, वहां सीमांकन के लिए समतुल्य दूरी सिद्धांत जैसे इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को प्राथमिकता दी गई। इसके अंतर्गत निर्णित बात में देख ले तो उत्तरी समुद्र महाद्वीपीय शेल्फ का मामला था, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस 1969 का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तथ्य यह था कि जर्मनी और डेनमार्क, नीदरलैंड के बीच महाद्वीपीय शेल्फ के सीमांकन को लेकर विवाद था। डेनमार्क और नीदरलैंड 1958 के कन्वेंशन के तहत समतुल्य दूरी के सिद्धांत के उपयोग पर जोर दिया। जर्मनी का यह तर्क था कि जर्मनी ने अभिसामय की पुष्टि रेटिफाई नहीं की थी और तर्क दिया कि समतुल्य दूरी का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय रूढ़िविधि कश्मीरी लॉ का हिस्सा नहीं है। ये जर्मनी का तर्क था। आईसीजे का निर्णय ये निकला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ने फैसला ये सुनाया कि समतुल्य दूरी का सिद्धांत जो 1958 के कन्वेंशन के पक्षकारों पर तो बाध्यकारी था, लेकिन यह सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय रूढ़ि विधि नहीं बन पाया था। आईसीजे ने फैसला दिया कि सीमांकन न्याय संगत सिद्धांतों के टेबल प्रिंसिपल्स के अनुसार किया जाना चाहिए और महत्व यह रहा कि इस निर्णय ने 1958 के अभिसामय की कमियों को उजागर किया और बाद में 1982 के तहत सीमांकन के लिए न्याय संगत समाधान की ओर मार्ग क्या करा? प्रशस्त किया। समझ में आया? और इस अंत में ऐसे ही निष्कर्ष निकलेगा अभिसाम्यों के महत्व का 1958 के ये था कि 1958 के जिनेवा अभिसाम्य समुद्री कानून को संहिताबद्ध करने का पहला सफल प्रयास थे। उन्होंने ही प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, अच्छु समुद्र और महाद्वीपीय शेल्फ जैसे अवधारणाओं को कानूनी शासन, लीगल रेजीम की नींव रखी। और हालांकि ये अभिसाम्य जो कन्वेंशन थे निम्नलिखित सहमति बनाने में विफल है, जैसे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई बनाने में, अनन्य मत्स्य क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव फिशिंग जोन होगा उसकी अवधारणा बनाने में, गहरे समुद्र तल का शोषण जो होगा एक्सप्लोटेशन ऑफ डीप सी बेड का, वो बनाने में असफल रहे थे। इन्हीं कमियों के कारण अनक्लॉज 1982 को एकल व्यापक संधि के रूप में अपनाया गया, जिसने 1958 की इन सभी 4 अभिसाम्यों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया, उसको बदला, अमेंड किया और उसमें सुधार किया। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा समुद्री क्षेत्र के 4 अभिसाम्य। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे लाके दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।